आइए आज एक ऐसे हमले की कहानी समझते हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। और फिर बात करेंगे उस जांच की जिसने, कह सकते हैं, नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। 40 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये वो संख्या है जो हमें उन 40 सीआरपीएफ जवानों की याद दिलाती है जिनकी जिंदगी एक पल में खत्म हो गई। तारीख थी 14 फरवरी 2019। जगह कश्मीर का पुलवामा। ये वो दिन था जब भारत के हालिया इतिहास का एक सबसे भयानक आतंकवादी हमला हुआ। धमाका इतना इतना जबरदस्त था कि कहते हैं उसकी आवाज 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी थी। पूरी घाटी दहल गई थी और पीछे रह गया था सिर्फ तबाही का मंजर और एक पूरा देश जो जवाब मांग रहा था। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक काफिले से। नेशनल हाईवे 44 पर 78 बसें एक लंबी कतार में, और उनमें सवार थे 2500 से ज्यादा जवान। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का खेल। उस दिन कुछ ऐसा ही हुआ था। जिंदगी और मौत के बीच का फासला इतना कम था कि कुछ जवान तो बस चंद मिनटों के फैसले से बच गए। एक हेड कांस्टेबल को बेटी की शादी के लिए छुट्टी मिल गई। कोई जवान अपने दोस्तों से मिलने के लिए दूसरी बस में चला गया और उनकी जान बच गई, जबकि उसी बस में उनके साथी शहीद हो गए। अब सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? इस हमले की साजिश बुनी कहाँ गई? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, करीब 2 दशक पीछे, जब एक हाई प्रोफाइल प्लेन हाईजैक के बदले में एक आतंकवादी को रिहा किया गया था। नाम था मसूद अजहर। तो देखिए ये सब कैसे जुड़ा है। 1999 में वो रिहा होता है। 2000 में वो पाकिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद यानी जेएम नाम का आतंकी संगठन बना लेता है। फिर 2016 में बुरहान वानी के मौत के बाद अजहर कश्मीर में हमले तेज करने का फैसला करता है। और फिर आता है साल 2018, जब वो अपने भतीजे उमर फारूक, जो कि एक बम बनाने का एक्सपर्ट था, उसे कश्मीर भेजता है। मिशन, एक कमांडर की मौत का बदला लेना। तो इस पूरे नेटवर्क को समझाने के लिए 2 टर्म्स जानना जरूरी हैं। पहला जैश-ए-मोहम्मद, जो पाकिस्तान से ऑपरेट करता है, और दूसरा ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी ओजीडब्ल्यूज। ये ओजीडब्ल्यूज कौन होते हैं? ये वो स्थानीय लोग होते हैं जो आतंकियों की मदद करते हैं, उन्हें रहने की जगह देते हैं, ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करते हैं, खुफिया जानकारी देते हैं। कह सकते हैं कि ये जमीन पर आतंकियों की आंख और कान होते हैं। तो इस हमले के लिए 2 चीजें एक साथ आईं। एक तरफ था आदिल डार, गुस्से से भरा एक लोकल लड़का, और दूसरी तरफ था उमर फारूक, एक विदेशी मास्टरमाइंड जिसके पास बम बनाने का खतरनाक हुनर था। मतलब स्थानीय गुस्सा और बाहरी ट्रेनिंग का एक बेहद खतरनाक कॉकटेल। और यही जेएम की रणनीति थी। तो साजिश के 2 मेन किरदार तो तैयार थे। अब आइए देखते हैं कि हमले को अंजाम देने के लिए प्लान कितना ज्यादा डिटेल में बनाया गया था। ये कोई जल्दबाजी में बनाया गया प्लान बिल्कुल नहीं था। देखिए एक एक कदम कितना सोचा समझा था। पहले विस्फोटक जमा किए गए। मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स पाकिस्तान से स्मगल होकर आया। फिर एक पुरानी मारुति इको कार खरीदी गई, उसका चेसिस नंबर तक मिटा दिया गया। इसके बाद एक ओजीडब्ल्यू जो फर्नीचर की दुकान चलाता था, उसने हफ्तों तक हाईवे पर आने जाने वाले काफिलों पर नजर रखी। और आखिर में मास्टरमाइंड उमर ने एक लोकल ओजीडब्ल्यू के घर में बैठकर 200 किलो का आईईडी तैयार किया। हमलावर का प्रोपेगेंडा वीडियो भी पहले से ही शूट कर लिया गया था। अब जरा बम में इस्तेमाल हुई चीजों को देखिए। इसमें भी वही पैटर्न दिखता है। एक तरफ पाकिस्तान से तस्करी करके लाया गया करीब 25 किलो आरडीएक्स, तो दूसरी तरफ लोकल खादानों से चुराई गई 500 जिलेटिन स्टिक्स। और तो और कुछ सामान जैसे अमोनियम नाइट्रेट और एल्यूमिनियम पाउडर तो लोकल मार्केट से ही खरीदा गया। और सबसे हैरान करने वाली बात, कुछ केमिकल्स तो अमेज़न से ऑनलाइन ऑर्डर किए गए थे। सोचिए। तो हमला हो चुका था, अब बारी थी जांच की। लेकिन जांचकर्ताओं के सामने था क्या? एक तबाह हो चुका हाईवे, चारों तरफ मलबा, और सबूत के नाम पर लगभग कुछ भी नहीं। तो एनआईए और उसके चीफ राकेश बलवाड़ के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था, एक ऐसा केस कैसे सुलझाया जाए जिसमें ना कोई चश्मदीद गवाह हो और ना ही कोई ठोस सुराग। उनके हाथ में जो कुछ था वो ये 3 चीजें थीं। मलबे के ढेर से मिली एक कार की क्रैंकशाफ्ट, एक प्रोपेगेंडा वीडियो जो व्हाट्सएप पर एक न्यूज एजेंसी को भेजा गया था, और घटनास्थल से 250 मीटर दूर बर्फ में मिले हड्डी के कुछ टुकड़े। बस जांच यहीं से शुरू होनी थी। लेकिन इन सुरागों से भी कुछ खास हाथ नहीं लगा। क्रैंकशाफ्ट से गाड़ी का पता नहीं चल पाया। वीडियो पाकिस्तान से आया था पर उसमें किसी का नाम नहीं था। और हड्डी के टुकड़ों से हमलावर की पहचान तो हो गई, पर साजिश करने वाले कौन थे ये पता नहीं चला। नतीजा, महीनों तक जांच 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी।
मास्टरमाइंड कौन थे, ये एक राज बना हुआ था। लेकिन फिर इस केस में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ब्रेक थ्रू ब्लास्ट साइड से नहीं मिला, ये मिला टेक्नोलॉजी की दुनिया में छिपे एक डिजिटल भूत से। और वो डिजिटल भूत था एक टेक्स्ट मैसेज, एक अजीब धमकी भरा मैसेज। हमले से काफी पहले मास्टरमाइंड उमर फारूक ने एक पुलिस अफसर को मैसेज भेजा था, हाय जानू, मैं तेरे घर आके तुझे मार दूंगा। सोचिए कितना बेखौफ था वो। उस पुलिस अफसर ने इस नंबर को हाय जानू नाम से सेव कर लिया और उसे ट्रैकिंग पर लगा दिया। महीनों तक वो नंबर बंद रहा, लेकिन फिर उमर को एक नए नंबर की जरूरत पड़ी और उसने अपने घमंड में एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने उसी पुराने नंबर को फिर से एक्टिवेट कर लिया। और जैसे ही वो नंबर एक्टिवेट हुआ, साइबर सेल में अलर्ट बज गया, उसकी लोकेशन मिल गई। इसके बाद एक मुठभेड़ हुई जिसमें वो मारा गया। लेकिन किसी को यह पता ही नहीं था कि पुलवामा का मास्टरमाइंड वही था। मामले की सबसे बड़ी कड़ी, उसके 2 टूटे हुए फोन, उन्हें एक सबूत के लॉकर में फेंक दिया गया। विडंबना देखिए, एनआईए एक ऐसे आदमी को ढूंढ रही थी जिसे वो पहले ही मार चुकी थी। फिर कई महीने बीत गए, केस में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। तब एक निराश जांचकर्ता ने पुराने अनसुलझे मामलों की फाइलों को फिर से खंगालने का फैसला किया, और उन्हीं फाइलों में था हाय जानू वाला केस। इस बार उन्होंने लॉकर में पड़े उन टूटे हुए फोन्स को जांच के लिए भेजा, और जो मिला उसने सबको हैरान कर दिया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने उन फोन्स के क्लाउड बैकअप से पूरे 100 जीबी का डेटा रिकवर कर लिया। और ये डेटा सिर्फ सुराग नहीं था, ये तो जैसे पूरी साजिश की डिजिटल कुंडली थी। उस डेटा में क्या क्या था? उसमें साजिश करने वालों की बॉम्ब बनाते हुए तस्वीरें थीं, पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स से बात करते हुए वॉइस नोट्स थे, उमर का असली पाकिस्तानी आईडी कार्ड था, उसके सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स थे, और तो और कुछ ऐसी तस्वीरें भी थीं जिन्हें जब एक साथी आतंकी को दिखाया गया तो वो टूट गया और उसने सब कुछ उगल दिया। यहां तक कि हमलावर की कार की एक तस्वीर भी मिली जिसने सीधा उस घर का पता बता दिया जहां बॉम्ब बनाया गया था। बस एक के बाद एक पूरा लोकल नेटवर्क पकड़ में आ गया। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें क्या सिखाता है? ये बताता है कि आज के दौर में आतंकवाद कितना बदल गया है, कितना टेक सेवी हो गया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिस टेक्नोलॉजी ने इस पूरी साजिश को मुमकिन बनाया, जैसे इनक्रिप्टेड चैट्स, क्लाउड डेटा, ऑनलाइन शॉपिंग, उसी टेक्नोलॉजी ने अनजाने में अपने पीछे डिजिटल सुराग भी छोड़ दिए, और वही सुराग आखिर में इस केस के सुलझने की वजह बने।